उत्तर प्रदेश में रामनवमी के पावन मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शरारती तत्वों को वार्निंग दी जा रही है और यात्रा रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, रामनवमी यात्रा मार्ग को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन किया जाए। छतों पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी हो, किसी भी हाल में राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की कोई घटना न हो पाए, जिसके लिए अब पुलिस फोर्स मोर्चा संभाल चुकी है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ पुलिस जो है वो छतों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ साथ अलग अलग एरिया में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। रामनवमी से पहले ये सुरक्षा इंतजाम उस यात्रा के लिए है जिसकी योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश करना चाहते हैं। घर घर अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ और सड़कों पर राम भक्तों की टोली को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पुलिस फोर्स अभी से सड़कों पर उतर चुकी है। सीएम योगी का रामनवमी पर आदेश है कि घर घर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो, सुरक्षा घेरे में भव्य शोभा यात्रा निकले, शोभा यात्रा मार्ग पर ड्रोन से निगरानी हो, रामनवमी पर सभी मीट शॉप बंद रहे और संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जाए। सीएम योगी के इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। गली मोहल्ले से लेकर छतों तक निगरानी की जा रही है। लखनऊ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और हजरतगंज पुलिस इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो छत है वहाँ पर इस बात की तासीर कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अवांछित व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पत्थर जो है वो इकट्ठा किए हो। लखनऊ के साथ ही अयोध्या में भी रामनवमी की तैयारी हो रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि सूर्य तिलक का दर्शन करने अयोध्या में पूरे देश से लाखों राम भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं को अभी से पुख्ता किया जा रहा है। नवरात्र और रामनवमी पर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्ग पर हाई राइज इमारत को चेक किया जा रहा है। छतों पर अभी से पुलिस डेरा डाल चुकी है। भोपाल या ये वही इलाका है जहां पहले भी हिंदू त्योहार को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार मोहन फोर्स उन तमाम बिल्डिंग की छतों पर चेकिंग अभियान चला रहा है जिसे संवेदनशील घोषित किया गया है। ये बड़ा संवेदनशील एरिया रहा है, कई बार यहाँ पर दंगा जैसी स्थिति बनी है, लिहाजा मोहन फोर्स तैनात नजर आ रही है और चप्पे चप्पे को चेक करती नजर आ रही है। पुलिस की टीम न सिर्फ छतों पर बल्कि माता के मंदिर के पास भी सुरक्षा बढ़ा चुकी है। रामनवमी पर इस रूट से भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। ऐसे में पुलिस की टीम 4 दिन पहले से ही मोर्चा संभाल चुकी है। लिहाजा एमपी की मोहन सरकार की फोर्स है वो छतों पर और नीचे जमीन पर तैनात नजर, अलर्ट मोड में है। जहाँ ड्रोन की जरूरत पड़ रही है ड्रोन के जरिए चेक करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्लियर कर चुके हैं, राम भक्तों की यात्रा में किसी तरह से रुकावट ना हो, इसके बेहतर इंतजाम किए जाए। भोपाल में जो इलाका संवेदनशील है वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस की मुस्तैदी की जाए। उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा और नमाज पर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि कांवड़ यात्रा सड़क पर ही चलेगी, लेकिन सड़क पर नमाज की इजाजत संभव नहीं। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ का ये मैसेज तब आया है जब यूपी में नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना की जा रही है। सड़क पर नमाज नहीं तो कांवड़ यात्रा क्यों जैसे सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने एक बार फिर लक्ष्मण रेखा खींच दी। एक बार फिर बता दिया, नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना ठीक नहीं है। आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना करने वालों को दो टूक जवाब दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है, त्योहारों पर कोई नई परंपरा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाम बदलने का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के रास्ते देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। यहाँ भी उन जगहों के इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं जो कभी विवादों में रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने बाकायदा उन नामों की लिस्ट भी जारी की है।
हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर कर दिया गया है। मियां वाला इलाका अब रामजी वाला इलाके के नाम से जाना जाएगा। खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर किया गया है। गाजी वाली इलाके को आर्य नगर के नाम पर रखा गया है। मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर हो चुका है। कुछ इसी तरह अब्दुल्लापुर अब दक्षनगर के नाम से जाना जाएगा, जिसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। देवभूमि की पिच पर धामी के मास्टर स्ट्रोक का शोर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। हर साजिश के बॉल को बाउंड्री से बाहर करने वाले पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश कामयाब नहीं होगी और बिना देर किए उन्होंने आक्रांताओं के नाम बदलकर सनातन नाम रख दिए। राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड चारों धामों, सिद्ध पीठों और देवालय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं, जिसे सहेजने के लिए सीएम धामी का लक्ष्य अडिग है, लेकिन उनके नाम बदलने के फैसले पर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। कभी नाम बदला जा रहा है, कभी मज़ार तोड़ा जा रहा है, कभी अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है, कभी नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को बनाकर। सियासत से इधर देवभूमि में मुस्लिम नामों को बदलने की लिस्ट बहुत लंबी है और ये दंगल बहुत लंबा चलने वाला है। पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे, चाहे उन इलाकों में जो भी करना पड़े, और इसी दिशा में पहला कदम ठोक बजाकर उठा लिया गया है। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सत्ता और विपक्ष दोनों ही इंतजार कर रहे थे। हम आपको बता दें, कल यानी 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिनों का ही वक्त मिलेगा, क्योंकि 4 अप्रैल को ये सत्र खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ को लेकर कल संसद में जोरदार हंगामे की आशंका है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत कर रहा है, जबकि देश भर के मुसलमान संगठन भी वक्फ संशोधन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तक सड़क पर जो संग्राम दिखाई दे रहा था, कल संसद में वक्फ पर वही संग्राम छिड़ने का डर है। उसकी झलक आज से ही दिखाई पड़ने लगी है। सियासी पारा हाई है, सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दाम चल रहे हैं। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव की नजर में वक्फ संशोधन बिल वोट बैंक का खेल है, तो असदुद्दीन ओवैसी इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये तो कल के हंगामे का ट्रेलर है, जिसके तेवर आज से ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कल संसद में विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार हंगामे के आसार हैं। वैसे भी वक्फ पर कल एक तरह से सत्ता और विपक्ष का संसद में शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वक्फ पर कौन किधर है, इसकी तस्वीर साफ होगी। अभी तक अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, DMK, RJD और पूरा लेफ्ट खेमा खड़ा है, जबकि इस समर्थन में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और उसके सहयोगी दलों की एक लंबी लिस्ट भी है। फिलहाल सत्ता पक्ष तो सीन से गायब है और मुस्लिम नेताओं के निशाने पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे नेता हैं। वक्फ पर विपक्ष और मौलानाओं में आपसी टकराव भी दिख रहा है। जो मुसलमान संशोधन को समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष के नेता उन्हें दलाल बताने में जुट गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक ऐसे ही बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। ये दलाली बंद करें भाजपा की। असहमति दिखाओ तो दलाल बोल दिया जाएगा। वक्फ संशोधन का समर्थन करो तो आपकी हैसियत पूछी जाएगी। वक्फ पर भाईजान वर्सेस भाईजान यूं ही नहीं हो गया। इमरान मसूद जैसे मंझे खिलाड़ी भी शब्दों के खेल में जब फेल हो जाएं, विवाद तो बढ़ना ही था। कौन है ये? कौन है ये?
ऑल इंडिया मोर्चा। कौन है ये? कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है? कौन ये? इनकी हैसियत क्या है? ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। इमरान मसूद दलाल शब्द उस शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन हैं। जाहिर सी बात है पलटवार दूसरी तरफ से भी आना था। उनको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, और पहले तो मैंने उनकी मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे। शायद परेशानी में कुछ निकल गया वो मुंह से। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं, और दलाली की जो तक बात कर रहे हैं आप, तो आप ये साबित करें कि कहाँ दलाली हुई है। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अपने अंदाज में इमरान मसूद को आईना दिखाया, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से भी इमरान पर सवाल उठे। सवाल वाजिब भी है क्योंकि असहमत होना किसी का दलाल होना तो नहीं होता मसूद साहब, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने ऑपरेशन वाइन आउट शुरू कर दिया है। एमपी के 19 धार्मिक स्थलों पर आज से शराबबंदी है। इन जगहों को पूरी तरह से पवित्र घोषित करते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद मंगलवार यानी 1 अप्रैल से एमपी के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब पूरी तरह से बैन है। ये फैसला महेश्वर में मोहन यादव की अध्यक्षता में हुआ। कैबिनेट बैठक में लिया गया, लेकिन शराब बंदी पर सरकार के एक्शन के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। शराबबंदी तो मैं कहती हूँ कि सभी दूर होना चाहिए। इतने परिवार इसके कारण उजड़ते हैं, तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन में शराबबंदी का लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। शराबबंदी का फैसला धार्मिक नगरी खंडवा में भी लागू किया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी खंडवा में ही है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने भी एक सुर में फैसले का समर्थन किया। तो वाकई में सराहनीय फैसला है, और धार्मिक की जो सभ्यता है और जो पवित्रता है वह बनी रहेगी, और असामाजिक तत्वों का वहाँ पर आना बंद हो जाएगा। द्वारा जो शराबबंदी का फैसला लिया गया है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इसका कठोरता से पालन होना चाहिए। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि नियम कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। फैसले के बाद बैतूल की पवित्र नगरी मुल्ताई में शराब दुकानें खाली हो रही हैं और यहाँ के रहवासी भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। ये पवित्र क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर शराबबंदी होना जरूरी था, और हुआ है तो नगर के लिए बहुत अच्छी बात है। शराबबंदी का फैसला एमपी के 19 धार्मिक क्षेत्रों में लागू होगा। 1 अप्रैल से उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर समेत 19 धार्मिक जगहों पर शराब बैन है, जिनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल अब इस फैसले का असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। इंदौर में प्रशासन की टीम ने सड़कों के पास कब्जाई गई सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को हटाया और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और इंदौर नगर निगम की इस बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें नगर निगम की जेसीबी मशीनें अवैध निर्माण को गिराती हुई दिखाई दी। इंदौर में अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन सड़क के चौड़ीकरण के लिए किया गया, जहां 18 मीटर तक सड़क का चौड़ीकरण होना है। नगर निगम की टीम ने इस सड़क के पास सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद नगर निगम की टीम एक्शन में आ गई और बुलडोजर से अवैध तरीकों से बनाई गई दुकानों और घरों को जमींदोज कर दिया, ताकि अवैध निर्माण को तोड़कर सड़क बनाई जा सके। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इंदौर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई थी, ताकि लोगों के विरोध को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो। गाय, गोबर और गौशाला पर अखिलेश यादव के बयान के बाद जबरदस्त पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने काले पोस्टर्स लगाए, तो जवाब में समाजवादी पार्टी ने बनारस में पोस्टर्स लगाकर अखिलेश की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर डाली। यानी यूपी में पोस्टर वॉर अब नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचा है। जरा वाराणसी में लगे सपा के इस पोस्टर को ही देखिए। पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है, जबकि सीएम योगी और पीएम मोदी का कार्टून बनाकर जबरदस्त कटाक्ष किया गया है। अब जरा बीजेपी का पोस्टर भी देख लीजिए। बीजेपी ने गाय का भगवान रूपी पोस्टर लगाकर अखिलेश से गौशाला पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है।
इन पोस्टर पर स्लोगन लिखा है, गौमाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल सपा बीजेपी में पोस्टर वॉर तब शुरू हुआ जब लखनऊ में बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ काले पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों पर लिखा है कि अखिलेश यादव गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर पूरे समाज से माफी मांगे। साथ ही अखिलेश के बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान बताया गया। यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स अखिलेश के उस बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने गौशाला से दुर्गंध की बात कही थी। दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। अखिलेश के इसी विवादित बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया और अब तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते हैं? तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया। अखिलेश पर बीजेपी हमलावार हुई तो सपा ने भी पलटवार किया, लेकिन विवादित बयान के बाद घिरते अखिलेश यादव ने इस पर नया एंगल जोड़ दिया। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी हैं उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे। अखिलेश यादव अपने बयान का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी से गायों की गिनती पूछ रहे हैं, जबकि बीजेपी अखिलेश के बयान को सनातन विरोधी मानसिकता बता रही है और सपा पर लगातार हमलावर है। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के जाम और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ई रिक्शा चालकों की चेकिंग का अभियान जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में चेकिंग और सत्यापन अभियान की शुरुआत की गई है। यानी अब यूपी की सड़कों पर अगर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट वाले ई रिक्शा और ऑटो मिले तो पुलिस मोटा चालान हाथ में थमा सकती है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आई। इस दौरान ई रिक्शा और ऑटो चालकों का सत्यापन किया गया, साथ ही बिना लाइसेंस चल रही गाड़ियों के चालान भी काटे गए। जी अभी हफ्ते भर हुई है सर, गाड़ी 2 दिन हुआ है, हफ्ते भर में सर नंबर मिल जाएगा। जी नहीं पता रहा साहब, गलती हो गई है। अब पहली बार गलती हो रही है, हम नहीं आएंगे जिंदगी में। इसी तरह से औद्योगिक सिटी कानपुर में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। उन्नाव पुलिस भी रिक्शा और ऑटो चालकों का यहां सत्यापन करती दिखी और कागजों की जांच करती नजर आई, जबकि महाराजगंज पुलिस सीएम के आदेश का पालन करती हुई नजर आई। जबकि चंद दिन पहले नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर में भी ई रिक्शा और ऑटो चालकों की चेकिंग का अभियान चला था। दरअसल सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस अब सीएम के इन्हीं निर्देशों का पालन करने उतरी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने घाटी से आतंक का नामो निशान मिटाने की कसम खाई है और यही वजह है कि पिछले 9 दिनों से घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराने की भी खबर मिल रही है। इलाके में अभी भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों के पास है और छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी में आतंकियों के साथ जवानों की ये तीसरी मुठभेड़ है। दरअसल कठुआ में सुरक्षा बल तलाशी अभियान में निकले थे। इसी दौरान रामकोट बेल्ट के पंजतीर्थी इलाके में आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जब जवानों ने आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया तो आतंकी जंगल की ओर भाग निकले, जिसके बाद सेना ने अतिरिक्त जवानों को बुलाकर पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। कठुआ के पंचतीर्थी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन चल रहा है, जहां आतंकियों के घिरे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दोनों ओर से रुक रुक कर भारी गोलीबारी हो रही है। पिछले 9 दिनों में घाटी में तीसरी मुठभेड़ हो रही है। कठुआ के पंजतीर्थी में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। जंगल से लेकर पहाड़ों तक ऑपरेशन शुरू किया और सेना का ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकी जहन्नुम में नहीं भेज दिया जाता है। हाल ही में आई वेब सीरीज डब्बा कार्टेल शायद आपने भी देखी होगी। कहानी एक किचन और डब्बा सप्लाई से शुरू होती है और फिर इसी किचन से ड्रग मेकिंग और सप्लाई का धंधा फलता फूलता है। राजधानी दिल्ली में भी ठीक इसी पैटर्न पर अफगान किचन से साल का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया है, जहां 24 करोड़ की ड्रग्स किचन से बरामद की गई हैं। इस रैकेट को नाइजीरियन लड़के चलाते थे और सप्लाई दिल्ली के आसपास कई स्टेट्स की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होती थी।
बस फर्क इतना है कि वेब सीरीज डब्बा कार्टेल को महिलाओं का गैंग चलाता था, जबकि अफगान किचन चलाने वाले सभी लड़के नाइजीरियन हैं। दिल्ली की इस किचन से पूरे आसपास के कई स्टेट के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ड्रग की सप्लाई की जाती थी। इस साल की सबसे बड़ी ड्रग्स का खेप दिल्ली के तिलक नगर इलाके के इस अफगानी किचन से पकड़ा गया। पुलिस ने जब छापा मारा तो मौके से 27.4 करोड़ रुपए ड्रग बरामद की हुई, जिसमें 1.156 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन, 4.142 किलोग्राम अफगान हेरोइन और 5.776 किलोग्राम MDMA शामिल है। हैरत की बात यह है कि नशे का धंधा एक किचन के पीछे चलता था और बिल्डिंग CCTV कैमरों से लैस थी ताकि पुलिस अगर आए तो फौरन भनक लग जाए। कि ये किचन है जहां पर नाइजीरियन लड़के रहते हैं और यहां पर अफगानी किचन चलाया जाता है और इसी किचन की आड़ में देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। दरअसल ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में अफगान हेरोइन और कोकीन मिलने के बाद पुलिस तार जोड़ते हुए इस अफगान किचन तक पहुंची, जिसके बाद साल की सबसे बड़ी ड्रग बरामदी को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हिंदू युवती की गुमशुदगी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस पर लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई में देरी का आरोप लग रहा है। बजरंग दल और विश्वकर्मा समाज के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और भारी संख्या में द्वारकापुरी थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हजारों की संख्या में थाने के बाहर बजरंग दल और विश्वकर्मा समाज के लोग विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हिंदू लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और शिकायत करने के कई दिनों बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्साएं लोगों की भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई और बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर 2 युवकों के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें लोगों की भीड़ बाइक सवार युवकों पर लात घूंसों की बरसात करती हुई दिखी। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की तलाश में कई टीमें बनाई हैं। दोनों की लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन हिंदू संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनवमी को लेकर अभी भी 5 दिन बचे हैं, लेकिन कई इलाकों में रामनवमी को लेकर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में मंदिर में भजन क्या बजा की पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसके बाद इलाके में भारी तनाव है। गिरिडीह में तो मंदिर में गाना बजाने पर कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई, जिसके बाद भारी पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात ये रहे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जबरदस्त तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत नमाज के बाद मंदिर में गाने बजाने को लेकर हुई, जिसके बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। इस दौरान पथराव भी किया गया। जहां घटना हुई उससे महज कुछ दूरी पर ईद मिलन समारोह चल रहा था और पास के ही मंदिर में रामनवमी और नवरात्र के आयोजन को लेकर मंदिर के पास डंका बज रहा था। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर किया। इस हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। रात को हुई पत्थरबाजी के निशान अभी तक मौजूद हैं। ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अभी भी पत्थर था उठा लिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ जो बिखरे हुए पत्थर हैं वो आपको बताएंगे, तस्दीक देंगे कि किस तरह से रात में यहाँ का जो माहौल था वो पूरी तरह से तनावपूर्ण था। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जवान गली गली में गश्त कर रहे हैं। माहौल खराब ना हो, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। क्या कभी आपने गौर किया है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की तिथियां अलग अलग क्यों होती हैं? लेकिन अब इसे ठीक करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। देश भर के ज्योतिषाचार्य मिलकर एक नया पंचांग तैयार कर रहे हैं, जिससे एक तिथि एक त्योहार पर अमल किया जा सके। ये नया पंचांग सौर कैलेंडर पर आधारित होगा, यानी सूर्य की चाल के आधार पर नया पंचांग बनाया जाएगा। इससे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दीपावली 2 दिन हो गई, रक्षाबंधन 2 दिन हो गया, तो अब एक पंचांग बनाया जाएगा जिससे पूरे देश में त्योहार एक ही दिन मनाया जाए। काशी में चंद दिन पहले देश के जाने माने 400 ज्योतिषाचार्यों की एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि 2026 में उत्तर प्रदेश को एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग मिले और अब इस पर काम तेज हो गया है। 7 अप्रैल को इसका खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। दरअसल हिंदू कैलेंडर की कई पद्धतियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि अलग अलग पंचांग पद्धतियां,
विक्रम संवत, शक संवत, तमिल, मलयालम, बंगाली, ओडिया आदि पंचांगों की गणना अलग होती है। सौर और चंद्र सौर कैलेंडर का अंतर, कुछ राज्यों में त्योहार सूर्य की गति सौर कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, तो कुछ में चंद्रमा के आधार चंद्र सौर कैलेंडर पर। उत्तर भारत में महीना पूर्णिमा से शुरू होता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में अमावस्या से, जिससे तिथियों में अंतर आता है। अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भिन्न होती है, जिससे त्योहारों की तिथियों में बदलाव होता है। पंचांग गणना का अंतर भी इसका एक बड़ा कारण है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद्धतियों से पंचांग तैयार किए जाते हैं, जिससे कई बार त्योहारों की तारीखें अलग अलग हो जाती हैं। एक ही पर्व को दो दिन मनाया जाना, हिंदुओं के साथ मजाक करना, लोग हिंदुओं पर्वों और त्योहारों का मजाक उड़ाने लगे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने संपन्न कराया। देश भर के पंचांगकार, युवा पंचांगकार, संपादक, ज्योतिर्विद सब लोगों ने उपस्थिति होकर के एक रूपता पर पूर्ण सहमति प्रदान की। हालांकि अब इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए एक तिथि एक त्योहार वाले कैलेंडर पर काम हो रहा है, जो सौर कैलेंडर पर आधारित है। अगर ज्योतिषाचार्यों के प्रपोजल पर योगी की मुहर लगी तो 2026 से नया कैलेंडर यूपी में लागू हो जाएगा। सलमान खान की घड़ी पर विवादों की सुई अटक गई है और सवाल उठ रहा है कि क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाएंगे, क्योंकि कुछ संतों को ऐसा लग रहा है कि सलमान खान सनातन धर्म में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए ये संत उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं। सलमान खान की जन्मस्थली इंदौर के एक महामंडलेश्वर ने उन्हें निमंत्रण दिया है कि अगर सलमान खान हिंदू धर्म अपनाते हैं तो राजवाड़ा में उनका भव्य स्वागत होगा। निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे और आपको सनातन धर्म की जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके और आपको सनातनी बनाएंगे। फिर आप घड़ी भी दोनों हाथों में पहनिए, दुपट्टा भी पहनिए। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहने नजर आए। इस घड़ी की कीमत 61 लाख रुपए है। सलमान की कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी देखते ही विवाद शुरू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस घड़ी को पहनने की वजह से सलमान को शरीयत का गुनहगार बता दिया, जबकि हिंदू संतों ने उन्हें सनातन धर्म अपनाने का न्योता दे डाला। वैसे भी कुछ पीढ़ियों पहले वो मानसिंह ही थे, लेकिन वो स लगा के सलमान हो गए। अगर वो हिंदू धर्म में और सनातन को ग्रहण करते हैं तो इसमें हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इस बीच सलमान की घड़ी को लेकर अटकी विवादों की सुई पर मुस्लिम नेता क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। सलमान का जहाँ तक मामला है, एक फिल्मी कलाकार हैं, ये नाचने गाने वाले लोग हैं और ये नाचने गाने वाले लोग किसी भी धर्म के नहीं होते। अभी देखिए ये बजरंगी भाईजान वहाँ बजरंगबली की सब कर रहे थे और उसके बाद भी वो अपने घर के अंदर जब गणेश जी को स्थापित करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, तो हम लोगों ने कभी भी इस तरह का हमने तो एतराज नहीं किया। वो स्वेच्छा से जब चाहे जैसे चाहे जा सकते हो। मुस्लिम नेता के मुताबिक सलमान का कोई मजहब नहीं है, लेकिन सलमान की घड़ी को लेकर अटकी विवादों की सुई लगातार टिक टिक कर रही है। राजस्थान के सीकर में दो नेताओं के बीच उस वक्त ईगो क्लैश हो गया जब विधायक जी की मौजूदगी में बीजेपी नेता ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन कर दिया और विधायक जी देखते रह गए। मौका था सीकर के खाटू श्याम सदर थाने के उद्घाटन का। कार्यक्रम में दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी और बीजेपी नेता गजानन कुमावत समर्थकों के साथ आए थे, लेकिन उद्घाटन समारोह में उस वक्त विवाद शुरू हो गया जब आईजी अजय पाल लांबा ने फीता काटने के लिए बीजेपी नेता गजानन कुमावत को कैंची सौंप दी और विधायक वीरेंद्र चौधरी के हाथ लगाकर साथ फीता काटने को आग्रह किया। लेकिन यहाँ विधायक जी का ईगो हट कर गया। उन्होंने कैंची अपने हाथ में ले ली और फिर आईजी साहब को सौंपकर अपना परिचय देने लगे। तो आप काटो नहीं, असली खेल शुरू हुआ तब जब आईजी ने बीजेपी नेता को कैंची पकड़ा दी। बस फिर क्या था, विधायक जी बहस करते रह गए और बीजेपी नेता ने मौके पर चौका लगा दिया। बहस होती रही और खेला हो गया। बीजेपी नेता ने लाल फीता काट दिया और ताली भी बज गई। बताइए, विधायक जी के सामने कांड हो गया। मान सम्मान को ऐसी ठेस पहुंची कि नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और हारे हुए प्रत्याशी से फीता कटवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन इस हत्याकांड के बाद चर्चा में आए नीले ड्रम का डर बढ़ता ही जा रहा है। नीले रंग के ड्रम का व्यापार करने वाले व्यापारी डरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब दुकानदार बिना आधार कार्ड के नीला ड्रम नहीं बेच रहे हैं। नीले ड्रम की कहानी यूपी के मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एमपी तक पहुंच चुकी है।
कहीं नीला ड्रम का कारोबार करने वाले इसका रंग बदलने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं बिना आधार कार्ड के ड्रम नहीं मिल रहे हैं। मेरठ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए नीले ड्रम के बाद MP के रतलाम के कारोबारी डरे हुए हैं और यही वजह है कि अब ड्रम खरीदारों से ID प्रूफ मांगा जा रहा है। मेरठ में हुए ड्रम कांड के बाद अब वहां पर ड्रमों को लेकर दुकानदारों में दहशत है। इस तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई है कि आधार कार्ड लेकर के वो ड्रम जो है सेल करेंगे। नीला ड्रम रुला रहा है, नीला ड्रम खौफ पैदा कर रहा है। दरअसल व्यापारियों को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने किसी संदिग्ध को ड्रम बेचा तो वो भी पुलिस की जांच में फंस सकते हैं, इस दायरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि ड्रम कारोबारी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक अनोखी लव स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ कुछ दिन पहले एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई थी और शादी के महज 4 दिन बाद ही पत्नी फिर अपने पहले पति के पास वापस लौट आई। मांग में सिंदूर, गले में माला और नीले रंग की साड़ी में दिखाई दे रही इस महिला की ये दूसरी शादी थी, जिसे उसके पहले पति ने अपनी मर्जी से कराया था। और शादी के महज 4 दिन बाद ही इनकी प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आया और महिला अपने प्रेमी को छोड़कर फिर से पहले पति के साथ आई। मामला धनघटा थाना इलाके के कटार जोत गांव का है, जहां बबलू नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी विकास से करा दी थी और अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था। लेकिन शादी के 4 दिन बाद ही बबलू का मन बदल गया और वो पत्नी के नए ससुराल पहुंचकर अपने बच्चों की दुहाई देकर पत्नी को वापस भेजने की गुहार करने लगा, जिसके बाद नई ससुराल वालों ने पहले पति के हालात को देखते हुए महिला की राजी खुशी विदाई की और उसे पहले पति के साथ भेज दिया। यही कह रहा था, हम परेशान हैं बच्चों को लेकर के, हम जिला खिला नहीं पाएंगे और हमको गलती का एहसास हो गया। भाई पर्दार के चढ़ाए में आके कुछ काम कर दिया, गलती माफी कर। वहीं महिला के पहले पति ने गांव वालों के सामने फिर से अपनी पत्नी को स्वीकार किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने की शपथ ली। बहरहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। मौसम का मिजाज बदलते ही आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। तस्वीर नोएडा और गाजियाबाद से हमें मिल रही है, जहां दुकान और गोदाम में लपटों का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 18 की है, जहां एक दुकान में अचानक आग लग गई और पूरी बिल्डिंग चपेट में आ गई। इस अग्निकांड के दौरान बिल्डिंग में कई लोग फंस गए, जो जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगाते नजर आए। आग लगने की घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से आई है। यहाँ मोदी नगर इलाके में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गोदाम से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिस पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैद दिखी। हालांकि गोदाम में आग कैसे लगी, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो वहीं दिल्ली के झंडेवालान से अग्निकांड की भीषण तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक्सटेंशन बिल्डिंग में आग लग गई और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है बिल्डिंग में कितनी भयंकर आग लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। आग बुझाने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया जा सका। जी, मैं सामने वाली बिल्डिंग में वर्क करता हूँ। इस वाली बिल्डिंग से मैं सामने से देख रहा था। स्टार्टिंग में सबसे ऊपर कोने से स्टार्ट हुई थी आग और उसी टाइम मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। जब तक वो पूछ रहे थे कि एक गाड़ी भेजे 2 बजे, उन्होंने कोई इतनी जल्दी नहीं भेजी गाड़ी, बहुत ही लेट गाड़ी आई। कुछ ऐसी ही तस्वीर जनकपुरी इलाके से भी आई। यहाँ सिनेमा हॉल के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि फायर ब्रिगेड के पहुँचने से पहले 3 गाड़ियाँ जलकर राख हो चुकी थीं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आज कई शहरों में भीषण आग का कहर देखने को मिला। बिहार के बेतिया में भीषण आग लगने से कई घर जल गए, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में भी किसानों की कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल सुहा हो गई। और बिहार और यूपी में कई जगहों पर लगी आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीषण आग के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। बिहार के बेतिया में अचानक कई घरों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। मझौलिया के मोहद्दीपुर चैता इलाके में लगी इस भीषण आग में कई दर्जन घर जलकर राख हो गए और घरों में रखा लाखों का सामान और अनाज सब कुछ राख हो गया।
बिहार के सीवान जिले में भी अचानक खेतों में आग लग गई और खेतों में खड़ी गेहूं की कई एकड़ फसल स्वाहा हो गई। महादेवा थाना इलाके के माधव नगर में खेतों में आग लगने के बाद आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार नजर आया। वहीं यूपी के बलिया जिले से भी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। रेवती थाना इलाके वशिष्ठ नगर गाँव में गेहूं के खेतों में भयंकर आग लग गई। स्थानीय किसान जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि इसने कई बीघे गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। गांव वालों ने आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और चलिए अब हम आपको धरती पर जन्नत की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं। भारी बर्फबारी के चलते बंद जोजिला पास अब 33 दिनों के बाद फिर से खोला गया है। नजारा बेहद खूबसूरत है। बर्फीली वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और इनके बीच खूबसूरत रास्ते। ये नजारा है जोजिला पास का, जो भीषण बर्फबारी के कारण 33 दिन से बंद था। लेकिन जैसे ही जोजिला पास खुला, बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सेना और बीआरओ की मेहनत रंग लाई है और जोजिला पास को खोल दिया गया है। बहुत ही खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर जोजिला पास में 12,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और आज ये सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। बीआरओ के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। जोजिला दर्रे को रिकॉर्ड तोड़ 33 दिनों में फिर से खोला गया है, जिसके बाद अब श्रीनगर लद्दाख हाईवे भी फिर से खुल गया है। जोजिला वाला रोड खुल चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। रोड खोलने से सभी यात्री जो फंसे हुए थे वो निकल गए हैं, जितनी गाड़ी हैं। दरअसल जोजिला पास जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा आमतौर पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के खतरों के कारण सर्दियों के दौरान कई महीनों तक बंद रहता है, लेकिन इस बार इसे रिकॉर्ड 33 दिनों में ही खोल दिया गया।